देश के अंदर यानी पूरे भारत के अंदर नवकरणीय ऊर्जा की चीज़ों को विकसित करता है और उन परियोजनाओं को भी वित्तीय पोषित करता है जो नवकरणीय ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ाकर आगे पहले स्थितियों को हमें समझना आना चाहिए, उसके बाद शेयर बाजार हमें करने की स्थिति आनी चाहिए। भैया मैं किसी भी शेयर को ये बोलता हूँ, जब तक कि उसके बारे में पूरा अध्ययन ना हो उसके तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। शेयर के गिरने ऊपर जाने से खुश और दुखी होंगे, यकीनन कहीं लिख कर रख लो। मैं आज आपको फिर से बता रहा हूँ, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर जेपी एसोसिएट की। उसके ऊपर एक न्यूज़ आ रही है और न्यूज़ अशोक लीलैंड में भी आ रही है, उसकी खूबियों को भी समझेंगे। एक शेयर है ईड़ा, जो देश के अंदर यानी पूरे भारत के अंदर नवकरणीय ऊर्जा की चीज़ों को विकसित करता है और उन परियोजनाओं को भी वित्तीय पोषित करता है जो नवकरणीय ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ाकर आगे चलती है। तो एक तरह का ये वो शेयर है जो नवकरणीय ऊर्जा की तरफ एक फाइनेंस का शेयर इसे समझ लो, जो उनको पैसा देता है और वहाँ से नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र को आगे बढ़ाता है। तो एक सरकारी कंपनी है, सरकारी स्वामित्व वाली एक कंपनी है और इसकी जो मंशा है ना भैया, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये नवकरणीय ऊर्जा की तरफ है, यानी कि फ्यूचर की तरफ है। और आज भी नवकरणीय ऊर्जा फ्यूचर यानी रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर है और आगे हमेशा के लिए फ्यूचर रहेगा। क्योंकि अगर हमें पेट्रोल, डीजल या उन जीवाश्म ईंधन से छुटकारा पाना होगा तो हमें नवकरणीय ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। और कितनी सरकारी कंपनियां अपना आईपीओ भी ला रही हैं जो नवकरणीय ऊर्जा की तरफ है, एक आधे आ चुका है। और आगे अगर नवकरणीय ऊर्जा का क्षेत्र हमें अच्छा लग रहा है तो आज की गिरावट किसी भी नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों में या कल की बढ़ावट से बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। इतना सारा मैंने आज आपको नवकरणीय ऊर्जा की तरफ क्यों बताया, क्योंकि एक न्यूज़ निकल कर आई है जहां पर ईड़ा, आपको पता ही है, 5,000 करोड़ रुपए करीब का QIP ला रहा है और उसके बोर्ड ने उसको मंजूरी दे दी है। और मंजूरी मिलने के बाद भी आज शेयर 1-2 रुपये आपको नीचे देखने को मिला। और न्यूज़ के अंदर लिखा है कि निवेशकों को पसंद नहीं आया, निवेशक मतलब इससे हैरान हो गए और ये गिरावट हो गया, है ना। यही लिखा है कि भैया निवेशकों इससे ना QIP से निराश हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आज शेयर गिर गया। भैया अगर हम शेयर के गिरने ऊपर जाने से खुश और दुखी होंगे, यकीनन कहीं लिख कर रख लो। मैं आज आपको फिर से बता रहा हूँ, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जब आप उस माध्यम को नहीं समझ रहे हैं कि कोई भी कंपनी अगर वो बेहतरीन है, QIP ला रही है, तो वो अपने कारोबार के अंदर और उन्नति करने के लिए ला रही है। और अगर वो QIP के माध्यम से बड़े बड़े निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और उसके अंदर बड़े बड़े निवेशक अपनी QIP के माध्यम से होल्डिंग बढ़ाएंगे और वो 5,000 करोड़ का होगा, तो वो क्या आज और कल की नीतियां हैं? सबसे पहले स्थितियों को हमें समझना आना चाहिए, उसके बाद शेयर बाजार हमें करने की स्थिति आनी चाहिए। भैया मैं किसी भी शेयर को ये बोलता हूँ, जब तक कि उसके बारे में पूरा अध्ययन ना हो उसके तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहिए हमें। क्या न्यूज़ है, न्यूज़ के ऊपर ही मैंने आज ये वीडियो बनाई है। तो न्यूज़ को अगर हम समझें, 5,000 करोड़ रुपए के QIP फ्लोर प्राइस से निवेशकों को निराशा, ईड़ा के शेयर में 2% की गिरावट। बोर्ड द्वारा 173 रुपए के फ्लोर प्राइस पर 5,000 करोड़ रुपए के QIP को मंजूरी दिए जाने के बाद ईड़ा के शेयर में आई गिरावट। अगर हम इसी चीज़ से निराश हो गए तो भैया हम निवेशक फिर किस काम के हैं? जून 6, 2025 की ये न्यूज़ है। और अगर थोड़ा सा इसको और समझें तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि ईड़ा के शेयरों में 6 जून को 2% की गिरावट आई। ये 172 रुपये प्रति शेयर पर आ गया क्योंकि कंपनी के बोर्ड ने QIP के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए तक की धन उगाही योजना को मंजूरी दे दी। बोर्ड ने इस इशू के लिए फ्लोर प्राइस 173 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है, जो बाजार मूल्य से थोड़ा ही अधिक है, जो निकट भविष्य में सीमित बढ़त का संकेत देता है। जो भैया निकट भविष्य में सीमित बढ़त का संकेत देता है। फंड जुटाने को मंजूरी देने के अलावा बोर्ड ने QIP के लिए प्रारंभिक प्लेसमेंट दस्तावेज और ड्राफ्ट आवेदन पत्र को भी मंजूरी दे दी है। QIP प्रक्रिया का प्रबंधन करने वाले नियुक्ति मर्चेंट बैंकरों में IDBI बैंक कैपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड, BNP पारिबा
SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड, MK ग्लोबल फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी शामिल है। इन सबको शामिल किया गया है। देखो सर, अगर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं तो इरडा यानी भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी मुख्य रूप से नवकरणीय ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को वित्तीय पोषित करती है। यह सरकारी स्वामित्व वाली एक कंपनी है जिसका उद्देश्य है अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। तो मेन काम इसका है नवकरणीय ऊर्जा की स्थिति को बहुत बेहतर करना। इरडा की कुछ प्रमुख परियोजना पर अगर हम ध्यान दें तो भैया इरडा ने 900 मेगावाट की इस परियोजना में निवेश के लिए SJVN के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो नेपाल की तरफ है। अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना है। दूसरा अगर हम आपको और बताएं तो आंध्र प्रदेश में ऊर्जा शक्ति परियोजना, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 1000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क में भी ये जो है इरडा वर्क कर रही है। राजस्थान में रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी की 1000 मेगावाट सौर PV परियोजना, इस सौर परियोजना के लिए इरडा ने 5250 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। ग्रीन रूफ टॉप योजना, आपको पता है सर प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, छतों पे आपको सोलर देखने को मिलेंगे। तो पूरे भारत में सौर छतों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। तो इतनी सारी चीज़ों के अंदर कंपनी वर्क कर रही है, इतने प्रोजेक्ट कंपनी के चल रहे हैं और आगे नवकरणीय ऊर्जा धीरे धीरे पंख पसारता जाएगा। तो आज की गिरावट और कल की गिरावट से आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी 5000 करोड़ रुपए के QIP को मंजूरी दे रही है तो वो अपनी चीज़ों को अच्छा करने के लिए दे रही है और उसमें सालों लग जाएंगे। इस स्थिति को हमें समझ में आना चाहिए। और अगर हम कंपनी की मार्केट कैप देखें तो कंपनी की मार्केट कैप अगर हम देखने को मिल रही है करीब 46,980 करोड़ की। दूसरा करंट प्राइस 175 रुपये करीब का चल रहा है और हाई अगर हम कंपनी का देखें तो 310 रुपये करीब का और 137 रुपये करीब का कंपनी का लो है। कंपनी अभी डिविडेंड नहीं दे रही क्योंकि अभी कंपनी आपको पता ही है IPO के माध्यम से आई थी। और अगर हम इसके रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास 7,578 करोड़ का रिजर्व है। उधार कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, 61,936 करोड़ का। देखो कंपनी उधार भी लेगी, फिर आगे भी कंपनी उसको उधार को वित्तीय पोषित करने के लिए देगी। और अगर आपको कैश फ्लो देखने को मिल रहा है तो कंपनी का कैश फ्लो निगेटिव ही चल रहा है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कंपनी अभी पंख पसार रही है। दूसरा अगर हम प्रमोटर की बात करें तो 75% के इसके अंदर सरकार प्रमोटर है। और FIs की अगर हम बात करें कंपनी के अंदर धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं जो 1.74% है। DIs ने भी अपनी होल्डिंग को कम कर लिया है जो करीब 0.1% है। और पब्लिक कंपनी के अंदर 22.74% है। तो ये वो सारी नीतियाँ थी जहाँ पर मैंने आपको इसके QIP के माध्यम समझाए। तो ये निराश वाली जो चीज़ें आ रही थी, इस QIP से निराश हो गए। तो भैया ये 1-2 रुपये की चीज़ें के लिए हम कंपनी के अंदर वर्क नहीं कर रहे हैं, नहीं शेयर बाज़ार के अंदर वर्क नहीं कर रहे हैं कि भैया 2-4 रुपये गिर जाएगा तो हम दुखी हो जाएंगे। इस स्थितियों को हमें समझ कर आना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं तो JP एसोसिएट आपको पता ही है दिवालिया प्रक्रिया से भी गुजर रही है। और दिवालिया प्रक्रिया गुजरने के बाद भी कंपनी की अगर हम सेल देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। और कंपनी बार बार अपनी जो पेमेंट करनी होती है, ऐसे जो भी ब्याज ऋण देने होते हैं, उसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट हो जाती है। और इसके डिफ़ॉल्ट होने के बाद साथ साथ ये अपनी सहायक कंपनी जो इसकी है JP पावर, उसको भी निराशा की ओर ले जाती है। अब इस कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े निवेशकों की नज़र है क्योंकि ये दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और वहाँ समाधान योजना के तहत इसके अंदर बड़े बड़े दिग्गज लोग अपनी चीज़ों को देख रहे हैं कि भैया इस कंपनी को किस तरीके से वो लें। तो भैया एक न्यूज़ निकल कर आई है जहां JP एसोसिएट के लिए बोली लगाई जा रही है, जहां पर जिंदल पावर, अदानी एंटरप्राइजेज और डालमिया मैदान में है। डालमिया फिर से दोबारा से मैदान में आ रहा है। संभावित समाधान आवेदनों की अंतिम सूची में 26 संस्थाएं शामिल थी जिन्होंने JAL यानी कि JP एसोसिएट की कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में अपनी रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की थी। यानी 26 ऐसी संस्थाएं थी जो इस कंपनी के ऊपर अपनी नजर रखी है। मामले से जुड़े लोगों के अनुसार अडानी एंटरप्राइजेज, जिंदल पावर, डालमिया सीमेंट जैसे बोलीदाताओं द्वारा संकटग्रस्त जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के लिए अपनी समाधान योजना प्रस्तुत करने की संभावना है। JP एसोसिएट जो वर्तमान में कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है कि लेनदारों को कुल दावा जो है 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का है इसके ऊपर दावा। समाधान योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 9 जून है। सूत्रों ने बताया कि JAL के ऋणदाताओं की समिति की
शुक्रवार को बैठक होने की उम्मीद है भैया, ये समझकर चलना, जिसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी कि क्या उन्हें समाधान योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाने पर सहमत होना चाहिए, जैसे कि कुछ बोलीदाताओं ने अनुरोध किया है। कुछ बोलीदाता कह रहे हैं कि भैया जो भी तिथि अंतिम है उसे और बढ़ाने की स्थिति अभी आ रही है। तो अब ये देखा जाएगा कि इस कंपनी को लेने के लिए जो इसके पात्र हो रहे हैं वो क्या न्यूज़ हमारे सामने अगली निकल कर आती है। ये थी जेपी एसोसिएट की कहानी, जहाँ पर हमने इस शेयर से यानी इस कंपनी से पहले आपको आगाह किया था, क्योंकि ये पहले से ही कई बार देखो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कंपनी बार बार डिफ़ॉल्ट की चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं, उसके बावजूद भी कंपनी की चीज़ें हम बहुत अच्छी देख लें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि हम खुद को वहाँ धोखा देते हैं। वहीं से चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए कि अगर हमें कुछ चीज़ें सेल्स के मामले में या उसके ऋण के मामले में कुछ चीज़ें निगेटिव दिख रही है तो भैया वो निगेटिव है। अब उसमें वो चीज़ें भागती जाए तो ये अपने को धोखा देने वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो चीज़ों को हमें समझना आना चाहिए। तो ये वो न्यूज़ थी। अब बात करेंगे हम अशोक लीलैंड की, क्योंकि अशोक लीलैंड के ऊपर मॉर्गन स्टैनली ने अपने लक्ष्य के ऊपर वृद्धि कर दी है। क्या न्यूज़ है? अशोक लीलैंड को मजबूत शुद्ध नकदी स्थिति के कारण मॉर्गन स्टैनली से लक्ष्य मूल्य वृद्धि मिली। मॉर्गन स्टैनली ने अशोक लीलैंड के लिए अपने निर्यात मात्रा अनुमानों में वृद्धि की है। देखो अशोक लीलैंड आपको पता है कि निर्यात की चीज़ों के साथ काफ़ी बढ़ावा दे रहा है। ये मैंने आपको पहले भी कई बार न्यूज़ के अंदर बना दिया कि वो अपनी स्थितियों को विदेशी बाजारों के अंदर बहुत अच्छे करने की नीतियों के साथ आ रहा है और निर्यात के ऊपर वो अच्छा दाव लगा रहा है, क्योंकि कंपनी इस मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। 6 जून 2025 की ये न्यूज़ है। अगर थोड़ा सा और स्थितियों को समझे तो मॉर्गन स्टैनली ने अशोक लीलैंड लिमिटेड के लक्ष्य मूल्य को उसकी मजबूत शुद्ध नकदी स्थिति के आधार पर 284 रुपये से बढ़ाकर 288 रुपये कर दिया है। यानी कि इसके जो लक्ष्य मूल्य आ रहे हैं, यानी कि टारगेट आ रहा है 288 रुपये करीब आ रहा है, और वो मॉर्गन स्टैनली के द्वारा आ रहा है। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2026 में मांग में कमी के कारण अपने माध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों के वॉल्यूम अनुमानों में 2% की कटौती की है। सकारात्मक पक्ष यह है कि उसने अशोक लीलैंड के लिए अपने निर्यात वॉल्यूम अनुमानों में वृद्धि की है, क्योंकि कंपनी इस मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि फर्म के लिए वॉल्यूम अनुमान काफ़ी हद तक अपरिवर्तित बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमें मॉर्गन स्टैनली बता रहा है, जहां पर उसने अशोक लीलैंड की निर्यात की चीज़ों को अनुमान लगाया और अलग अलग नीतियों के अनुमान लगाने के बाद उसने अशोक लीलैंड के ऊपर अपनी स्थिति अभी की। और अशोक लीलैंड आपको पता है भैया डिविडेंड भी दे रहा है और बोनस की स्थिति अभी कंपनी के अंदर आ रही है। सर इसके अंदर दूसरा वाहन निर्माता ये कंपनी है। और अगर हम कंपनी की अभी 1-2 पुरानी न्यूज़ देखें तो कंपनी के अंदर अशोक लीलैंड को तमिलनाडु से 183 करोड़ रुपए की डीजल बस का ऑर्डर मिला है। और आपको पता है बस और ट्रक में तो महारत हासिल कर रखी है अशोक लीलैंड ने। अशोक लीलैंड को जून से दिसंबर 2025 के बीच तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम को 543 चेसिस डीजल चेसिस और पूरी तरह से निर्मित बसों की आपूर्ति करनी है। कब करनी है? दिसंबर 2025 के बीच में, जून से 2025 के बीच में ये काम करना है इसी साल। तो ये भी आप समझ कर चलना। दूसरी तरफ अगर हम समझे तो ये न्यूज़ थी 3 जून की ये न्यूज़ है। अशोक लीलैंड लिमिटेड को तमिलनाडु सरकार से वर्ष के अंत तक सैकड़ों डीजल बसों की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है। मंगलवार को एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार सामान्य टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त ये ऑर्डर जून से दिसंबर 2025 के बीच तमिलनाडु परिवहन निगम को 543 डीजल चेसिस और पूरी तरह से निर्मित बसों की आपूर्ति के लिए यह सौदा करीब 183.8 करोड़ रुपए करीब का है, और ये संबंधित पक्ष लेन देन के रूप में योग्य नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा आपको और बताऊं तो अशोक लीलैंड की प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी सेनु अग्रवाल ने 23 मई को चौथी तिमाही की आय के बाद यानी कि Q4 के बाद इसमें हमें उत्पादों और प्रौद्योगिकी में अपनी ताकत को और बढ़ाने तथा ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्रदान करने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। अगर आप ये लाइन समझ लें कि अब हम बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने और अपनी मूल्य प्राप्ति में और सुधार करने की अपनी क्षमता में पहले से कहीं अधिक अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ का मतलब जो ये वर्क कर रहे हैं अपनी स्थिति के साथ उसके अंदर ये पूर्णतः वर्क करेंगे, तो इसके लिए अस्वस्थ हैं। ये बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करेंगे। और अगर मैं आपको एक न्यूज़ और बताऊं तो अशोक लीलैंड ने AI के साथ ट्रकों को बनाया स्मार्ट। कंपनी ने अपने मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर में बुद्धिमत्ता को शामिल किया, यानी कि AI को, जिसमें पुनर्नुमानित रखरखाव, AI संचालित छवि पहचान और रोबोटिक स्वचालित शामिल होंगे। तो इस प्रकार की स्थितियां
अशोक लीलैंड जो है अपने साथ कर रहा है और इसके लक्ष्य मूल्य मॉर्गन स्टैनली के भैया मेरे नहीं, मैं आपको बता दूं। दूसरा तमिलनाडु सरकार से बसों का भी इसे ऑर्डर मिला है, चेसिस का भी ऑर्डर मिला है। और तीसरा एआई के लिए भी अपने ट्रकों को अच्छा करने की सुविधा के साथ अशोक लीलैंड आ रहा है। तो भैया आज जो मैंने वीडियो बनाई है न्यूज बेस है, किसी को भी खरीदने बेचने की स्थिति बिल्कुल भी मेरे चैनल पर नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, ना मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप है, ना कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही आज तक मैंने बनाया। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।